हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट फिज़ा इसराइल। आज हम देखेंगे कि साइंस क्या है और साइंस की ब्रांचेस के बारे में देखेंगे कि साइंस की ब्रांचेस क्या हैं। बट अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए मज़ीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेने के लिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टार्ट द साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस. Science is the name of observation, thinking, and finding reasons of everything all around us. साइंस जो है वो मुशाहिदात करने के इल्म को साइंस कहते हैं। साइंस जो है वो गौर व फिक्र करने के इल्म को कहते हैं। साइंस जो है वो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल में जो चीज़ें हैं उनका रीज़न फाइंड करने का इल्म है। आजकल ह्यूमन बीइंग्स ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स करके बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की हैं, बहुत सारी इन्वेंशंस की हैं। ये सब साइंस में आता है। साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स से फुल होके इसका वॉल्यूम बहुत हाई हो गया है। नाउ अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ साइंस। डेफिनेशन से पहले तो हम इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। जो डेरिवेशन है उसमें वर्ड साइंस को एक लैटिन वर्ड साइंशिया से ड्राइव किया गया है, जिसके मीनिंग है नॉलेज। मीन्स के जो साइंस वर्ड है उसको एक लातीनी ज़बान के लफ्ज़ साइंशिया से ड्राइव किया है, जिसका मतलब है इल्म, जिसका मतलब है नॉलेज। तो अब हम देख लेते हैं डेरिवेशन के बाद साइंस की डेफिनेशन। द नॉलेज विच इज़ गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ नाउन एज साइंस। वो नॉलेज या वो इल्म जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स करके लेते हैं, हासिल करते हैं, उसको कहते हैं साइंस। तो ऑब्जर्वेशन मीन्स कि हमने ऑब्ज़र्व किया है। हमने ऑब्ज़र्व किया है कि सन जो है, जो सूरज है, वो मशरक़ से निकलता है और मगरिब में ग़रूब होता है। यह आ गया ऑब्ज़र्वेशन। और एक्सपेरिमेंटेशन में ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज़ होता है। ये आ गया एक्सपेरिमेंटेशन। ये नॉलेज है साइंस की नॉलेज। साइंस का जो ओल्ड नेम है वो नेचुरल फ़िलासफ़ी है। इसको नेचुरल फ़िलासफ़ी भी कहते हैं और कहते रहे इसको नेचुरल फ़िलासफ़ी, क्योंकि ये साइंस जो है वो नेचर की स्टडी को डील करती है। साइंस जो है वो ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ नेचर है, इसी वजह से हम इसको नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते हैं। साइंस का जो वॉल्यूम है 19th सेंचुरी तक वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो गया था। वो उसके वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। इसी वजह से ये जो इसकी एक नेसेसरी हुआ, ये हमारे लिए नेसेसरी हो गया कि साइंस को हम क्लासिफाई करें। इसका वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से हमने साइंस को 2 ब्रांचेस में क्लासिफाई किया। द फर्स्ट वन इज़ द बायोलॉजिकल साइंस and the second one is the physical science. Biological science is the study of living things. लिविंग थिंग्स की जो स्टडी होती है उसको हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। एंड द फिज़िकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं फिज़िकल साइंस। फिज़िकल साइंस जो है इसको हम फंडामेंटल साइंस भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है फाउंडेशन फॉर द एरियाज़ ऑफ द साइंस। ये साइंस के एरियाज़ के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। फिज़िकल साइंस में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स ये इंक्लूड होती हैं फ़िज़िकल साइंस में।
The most important and the basic part of the physical science is the physics. फिज़िक्स जो है इन तमाम फिज़िक्स की जो ब्रांचेस हैं इनमें से एक मेन और इम्पॉर्टेंट और बेसिक जो पार्ट है वो है फिज़िक्स. In biological science, the fundamental biological science is named as biology. बायोलॉजिकल साइंस में जो फंडामेंटल बायोलॉजिकल साइंस है उसको हम बायोलॉजी कहते हैं. बायोलॉजी को फर्दर दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ द बॉटनी एंड द सेकेंड वन इज़ द zoology. Botany and zoology are the main branches of the biology. इसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो एक लाइफ है. फर्स्ट वन ब्रांच इज द बॉटनी. द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड द बॉटनी. वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट्स की लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम बॉटनी कहते हैं. एंड द सेकेंड वन इज द zoology. The branch of science in which we study about the life of animals. वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स की लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम zoology कहते हैं. Now there are many branches of the biology other than that of these two main branches. For example, histology, cell biology, paleontology, genetics, molecular biology, environmental biology, microbiology, freshwater biology, marine biology, parasitology, human biology, biotechnology, पैथोलॉजी. इनके अलावा भी बहुत सारी हैं लेकिन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन ब्रांच इज़ द हिस्टोलॉजी. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study the microscopic study of tissues. Means that the microscopic study of tissue is called the histology. जो हम टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं. एंड द सेकेंड वन इज़ द सेल बायोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल. जो सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी. एंड द थर्ड वन इज़ द पैलियोंटोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. मीन्स कि जो फॉसिल्स की स्टडी होती है जो एनिमल्स के हो सकते हैं जो प्लांट्स के हो सकते हैं उन फॉसिल्स की स्टडी को हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी. एनिमल्स और प्लांट्स के फॉसिल्स की बेस पे इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, पेलियोबॉटनी और पैलियोजोलॉजी. जो पेलियोबॉटनी होती है उसमें हम प्लांट्स के फॉसिल की स्टडी होती है. द स्टडी ऑफ प्लांट्स फॉसिल इज कॉल्ड पैलियोबॉटनी and the study of animals fossils is called paleozoology. And the fourth branch is the genetics. The study of hereditary characters transmitted from parents to the offspring. जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं जो जीन्स के ज़रिए एक पेरेंट से उसके औलाद में जाते हैं उसको कहते हैं हम जेनेटिक्स. उसकी जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं जेनेटिक्स. And the sixth is molecular biology. It is the study of structure of organisms, the cells and their organelles at molecular level. Means कि जो molecular level पे हम एक organisms या सेल की या फिर हम एक organelles के structure की study करते हैं उसको कहते हैं molecular biology. And the next is environmental biology. It is the study of organisms in relation to their environments. Means के organisms की जो इसके environments के relation के साथ जो organisms होते हैं उनकी study को हम environmental biology कहते हैं. organisms की और environment के जो relations होते हैं उसकी study को हम कहते हैं environmental biology. And the next is the microbiology. It is the study of microorganism
which include bacteria, viruses, protozoa and microscopic algae and fungi. मीन्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनमें बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्जी और फंजाई आते हैं, इसकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी. देन फ्रेश वाटर बायोलॉजी. इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज एंड physical and chemical parameters of these water bodies. वो ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर बॉडीज में रहते हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी, और उनके फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स को इन वाटर बॉडीज के साथ उसकी स्टडी को भी कहते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी. नाउ द फ्रेश वाटर बायोलॉजी, व्हाट इज द फ्रेश वाटर बायोलॉजी? Fresh water bodies. So fresh water bodies include rivers, lakes. रिवर और लेक्स का जो पानी होता है उसको कहते हैं हम फ्रेश वाटर बॉडीज. एंड नेक्स्ट इज मैरीन बायोलॉजी. दिस इंक्लूड द स्टडी ऑफ मैरीन लाइफ एंड द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी. मीन्स कि यहाँ पे जो मैरीन लाइफ होती है उसकी स्टडी को हम कहते हैं मैरीन बायोलॉजी. मीन्स मैरीन लाइफ में होते हैं, मैरीन वाटर जो होता है उसमें होते हैं सी और ओशियंस. सी और ओशियंस में जो लाइफ पाई जाती है उसकी स्टडी को हम कहते हैं मैरीन बायोलॉजी. एंड नेक्स्ट इज द पैरासाइटोलॉजी. इट इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स. द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी. इस ब्रांच में हम पैरासाइट्स में जो ट्रांसमिशन, पैरासाइट्स के जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइफ हिस्ट्रीज को, होस्ट पैरासाइट्स को, रिलेशनशिप को, और इसकी स्टडी को हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी. इस ब्रांच में हम इनकी स्टडी करते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज द ह्यूमन बायोलॉजी. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, histology, physiology, evolution, genetics, cell biology, and ecology, etc. of the human being. इस ब्रांच में हम ह्यूमन की मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी और इकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं. मॉर्फोलॉजी के मीन्स के ह्यूमन के स्ट्रक्चर के बारे में, जेनेटिक्स मीन्स के ह्यूमन में एक पेरेंट्स से और जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें करेक्टर की ट्रांसमिशन के बारे में स्टडी करते हैं. एवोल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं. फिर हम फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं. हिस्टोलॉजीज के बारे में स्टडी करते हैं. हिस्टोलॉजी मीन्स के टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं हम. फिर हम एनाटॉमी के बारे में स्टडी करते हैं. और इसी तरह हम सेल बायोलॉजी के मीन्स के जो ह्यूमन में जो सेल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बायोलॉजी में. और देन इज़ द बायोटेक्नोलॉजी. द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. मीन्स कि हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करके, टेक्नोलॉजी की मदद से हम ऐसे सोर्सेज पैदा करते हैं जो ह्यूमन के लिए, ह्यूमन की लाइफ के लिए बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच में. एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ द स्टडी ऑफ पैथोलॉजी. द स्टडी ऑफ कॉज, origin and the nature of disease is called pathology. मीन्स कि हम इसमें देखते हैं कि डिजीज़ फैलने की क्या वजह है, कॉज देखते हैं हम उसका. फिर ओरिजिन देखते हैं कि डिजीज़ कहाँ से आई है, उसका ओरिजिन क्या है. और फिर हम देखते हैं नेचर, कि डिजीज़ है किस तरह की है, किस नेचर की है, इसकी नेचर देखते हैं हम डिजीज़ के पैथोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में. नाउ द ब्रांचेस ऑफ फिज़िकल साइंस. फिज़िकल साइंस में हम दो ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री और फिज़िक्स. फर्स्ट वन इज़ केमिस्ट्री.
केमिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड कीमिया से ड्राइव किया है, जिसका मतलब है कैस टुगेदर, पुअर टुगेदर, मीन्स के कीमियाई मादा, इसको कहते हैं केमिस्ट्री। नाउ द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री इज दैट द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the study of composition of matter, structure of matter, properties of matter, and reaction of matters। साइंस की वो ब्रांच या फिजिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं कि मैटर किन किन एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसकी कंपोजिशन क्या है। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कि मैटर की स्ट्रक्चर कैसी है, इसमें हम स्टडी करते हैं मैटर की स्ट्रक्चर कैसी है। एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। प्रॉपर्टीज़ मीन्स कि उसकी शेप कैसी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी स्मेल है या नहीं है, ये आगे उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की। और रिएक्शन ऑफ मैटर्स, हम देखेंगे कि मैटर रिएक्शन कौन कौन से परफॉर्म करता है, कि मैटर के रिएक्शंस क्या होते हैं, ये सब स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री में। तो इट मीन्स कि कंप्लीट स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मीन्स कि हम मैटर की कंप्लीट स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, इसकी कंप्लीट स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं मैटर की। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मैटर। हम जो मैटर की कंप्लीट स्टडी को केमिस्ट्री कहते हैं, तो मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई anything which have mass and occupy physical shape is called matter। मीन्स कि हर वो चीज़ जिसका अपना मैस हो और अपनी फिजिकल शेप हो, उसको हम मैटर कहते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल क्या है, मैटर होता क्या है, ये तो हमने देख लिया। हर वो चीज़ जिसके पास मैस होता है और वो फिजिकल शेप रखती है, उसको हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक चेयर एक मैटर है, क्योंकि उसके पास अपना मैस है और फिजिकल शेप है। एंड फॉर एग्जांपल पेन के पास अपना मैस है और अपनी फिजिकल शेप है। एंड फॉर एग्जांपल नोटबुक का भी अपना मैस है, अपनी फिजिकल शेप है, और इसी वजह से हम इसको कहते हैं मैटर। और यहाँ पे मैटर की स्टडी को हम कहते हैं केमिस्ट्री। अब हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिनमें से मेन ये हैं बायोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, देन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, also known as applied chemistry, and last one is nuclear physics। Let's start the first one, biochemistry। बायोकेमिस्ट्री में ये कि केमिस्ट्री ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। जो लाइफ की केमिस्ट्री होती है, लाइफ की केमिस्ट्री की स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about chemical reactions taking place in living organisms। मीन्स कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल सेल मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन ऑफ फूड एंड एक्शन ऑफ मेडिसिन्स। ये जो सेल मेटाबॉलिज्म होता है, इसमें हम डिस्कस करते हैं, इसमें हम जो स्टडी करते हैं वो बायोकेमिस्ट्री में आती है। यहाँ पे सेल मेटाबॉलिज्म में जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री ब्रांच में करते हैं। और फूड डाइजेशन, जब स्टमच में फूड की डाइजेशन होती है, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जब HCl प्रोड्यूस हो रहा हो तो केमिकल रिएक्शंस कुछ हो रहे होते हैं, जिनकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। Second branch of the chemistry is inorganic chemistry। The chemistry of elements is called inorganic chemistry।
मीन्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिस्ट्री को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोकार्बन। मीन्स के केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड जो होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन के अलावा तमाम जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, जिनकी हम स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते, वो क्या है? हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उसको कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। इसकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते। थर्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री की तीसरी या थर्ड ब्रांच है उसको कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। हमने इनऑर्गेनिक में देखा कि वहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन की स्टडी नहीं करते, और यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन की स्टडी होती है उसको कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री containing hydrocarbons is called organic chemistry. The study of chemicals that contain carbon and hydrogen are called organic chemistry. या फिर हम कह सकते हैं the study of chemicals that contain hydrocarbons, इनको हम कह सकते हैं organic chemistry. Origin इनका क्या है? The study of chemicals formed by the dead living organisms is called organic chemistry. ये इनका ओरिजिन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और उसके बाद आ जाता है इसकी एग्जांपल में है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉसिल फ्यूल में कोल, गैस एंड ऑयल ये आ जाते हैं फॉसिल फ्यूल में। इनकी स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड द फोर्थ वन ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। द केमिस्ट्री ऑफ डिटर्मिनिंग व्हाट मैटर इज एंड हाउ मच ऑफ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस आते हैं। क्वालिटेटिव में हम कहते हैं कि किसी कंपाउंड या एलिमेंट्स की क्वालिटी क्या है, और क्वांटिटेटिव में कहते हैं उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी मकदार क्या है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन वाटर का जब हमने वाटर का एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि वाटर जो होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो ये आ गया वाटर की क्वालिटी कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। और फिर हमने एनालिसिस किया वाटर में, हमने देखा कि वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद है। जब हमने देखा कि वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद है तो हमने कहा कि ये वाटर की क्वांटिटी है। नाउ द फिफ्थ ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इज फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ऑफ फिजिकल थ्योरीज एंड लॉज इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम थ्योरीज या लॉज की जो केमिस्ट्री, फिजिकल थ्योरीज या लॉज की केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं। यह आता है फिजिकल केमिस्ट्री में द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म्स, रेट्स एंड एनर्जी ट्रांसफर दैट हैपन व्हेन मैटर अंडरगोज चेंजेस। मीन्स के जब मैटर में कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, जब मैटर में कुछ चेंजेस आती हैं तो उसके मैकेनिज्म, रेट और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में जो तब्दीलियाँ होती हैं उसकी स्टडी को हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल H2 गैस कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड एंड वाइल NaCl कंटेन आयोनिक बॉन्ड। मीन्स के जो हाइड्रोजन है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है और NaCl जो है उसमें आयोनिक बॉन्ड होता है ना।
Now the sixth branch of the chemistry is the environmental chemistry. The chemistry of environment is called environmental chemistry. मीन्स के जो environment की chemistry होती है, environment की जो study करते हैं, environment की chemistry होती है, जिसमें हम देखते हैं कि environment में बहुत सारी gases होते हैं, उनकी study को हम कहते हैं environmental chemistry. The study of the sources, reactions, transport and effect of chemical species in the air, soil and water environment, and the effect of human activity on these. इसका मतलब ये कि जो environment में हम soil, water और air होती है, उसके ऊपर जब केमिकल रिएक्शन के जो सोर्सेज होते हैं, कुछ रिएक्शंस होते हैं और कुछ ट्रांसपोर्ट और कुछ इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, उसके जब रिएक्शन होते हैं ना, ये केमिकल स्पीशीज़ के रिएक्शन या उसके सोर्सेज या ट्रांसपोर्ट कुछ इफेक्ट होते हैं जब एनवायरनमेंट के ऊपर, तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. और इस इफेक्ट में सिर्फ केमिकल स्पीशीज़ इन्वॉल्व नहीं है, इस इफेक्ट में ह्यूमन एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है. मीन्स के जो इन्वायरमेंट में जो इफ़ेक्ट होते हैं, जो वाटर पे इफ़ेक्ट, सॉइल पे इफ़ेक्ट और एयर पे इफ़ेक्ट होता है, उसमें ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व हैं. केमिकल स्पीशीज़ के साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व हैं. फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग होती है. हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा होती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. वो किस वजह से है? ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन की वजह से ज़्यादा हो रही है. और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडस्ट्रीज़ की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से. क्योंकि जब इंडस्ट्रीज से कुछ केमिकल्स वगैरह कुछ गैसेस निकलती हैं, उनको तो एब्जॉर्ब करना होता है पौधों ने. जब हम प्लांट की डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, तब तो फिर इसको स्टोर करने का मीन्स कि इस कार्बन डाइऑक्साइड से बचने का कोई सोर्स ही नहीं रहता. तो जब हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग के चांस ज़्यादा हो जाते हैं. तो हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं. कैसे? ग्लोबल वार्मिंग को हम रिफॉरेस्टेशन करके, प्लांट्स को दोबारा ग्रो करके हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करें और हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें ऑक्सीजन की और दूसरी गैस की प्रोडक्शन सही रहे. नाउ द सेकेंड ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ऑल्सो नाउन एज अप्लाइड केमिस्ट्री. जो 7 ब्रांच है केमिस्ट्री की, उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं, उसको हम अप्लाइड केमिस्ट्री भी कह सकते हैं. द केमिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. मीन्स के जो इंडस्ट्रीज में प्रोसेस होते हैं उसकी केमिस्ट्री को कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. द केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस टूवर्ड द transformation of raw materials into the products that are of benefits to the humanity. इंडस्ट्रीज जो होती हैं ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होती हैं. इसकी हम इनको लगाते हैं ज़मीन पर ताकि ये ह्यूमन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकें. तो ये आ गई इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, या इसको हम कहते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री. फॉर एग्जांपल ग्लास जो एक इंडस्ट्री में बनता है, तो इसकी स्टडी को कहते हैं हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. सीमेंट भी एक इंडस्ट्री में बनता है, तो यहाँ पे जो इसका जो प्रोसेस होता है उसकी स्टडी को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करते हैं हम. द पेपर की स्टडी भी, पेपर की जो फॉर्मेशन होती है वो भी इंडस्ट्रीज़ में होती है, और इसकी स्टडी जो हम इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोसेस होते हैं वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं. मेडिसन्स, इसकी ये भी इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं. और फर्टिलाइज़र्स, ये सब चीज़ें जो इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं. और इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ की बहुत सारी बेशुमार एग्जांपल्स हैं. नाउ द लास्ट वन ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इज़ द न्यूक्लियर फिजिक्स. द केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स.
न्यूक्लियस की जो केमिस्ट्री होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट चेंजेस इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एटम के जो न्यूक्लियस में जो चेंजेस आती हैं उसकी स्टडी को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। फॉर एग्जांपल, एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गेमा रेडिएशन। जो अल्फा, बीटा और गेमा रेडिएशन जब प्रोड्यूस होती हैं, जब इनकी एमिशन होती है, उसकी स्टडी ये आ जाती है एग्जांपल न्यूक्लियर फिजिक्स की एग्जांपल। फिजिक्स इज द वन ऑफ मोस्ट साइंटिफिक डिसिप्लिन्स ऑफ द फंडामेंटल साइंस। मीन्स के जो फिजिक्स है ना, वो फंडामेंटल साइंस में से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फंडामेंटल साइंस जो होती है वो फिजिकल साइंस है। इट्स मेन गोल इज टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस, वर्किंग एंड बिहेवियर ऑफ आवर यूनिवर्स। इसका जो मेन मकसद है वो यूनिवर्स के बारे में स्टडी करना, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी वर्किंग, उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करना है। It provides the basic laws and theories to study and understand the universe in an organized way. फिजिक्स जो होती है वो हमें बुनियादी कानून, बुनियादी लॉ और थ्योरी प्रोवाइड करती है यूनिवर्स की एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्टडी करने के लिए। ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्टडी करने के लिए ये हमें बेसिक लॉ और थ्योरीज प्रोवाइड करती है। अब देख लेते हैं फिजिक्स की डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ साइंस और द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं और इनके म्यूचुअल इंटरेक्शन, इनके इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं फिजिक्स। दैट्स मीन मैटर एंड एनर्जी आर द मेन करेक्टर्स इन द फिजिक्स। इसका ये मतलब हो गया कि मैटर और एनर्जी जो है वो फिजिक्स में बहुत आम करेक्टर हैं, मेन करेक्टर हैं, मैटर और एनर्जी। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज एनर्जी। मैटर के बारे में तो हमने डिस्कस भी किया है कि एनीथिंग विच हैव मेस एंड ऑक्यूपाई फिजिकल शेप इज कॉल्ड मैटर। मैटर को हम किलोग्राम और मोल्स में फाइंड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसकी यूनिट है किलोग्राम एंड मोल्स। मैटर की 4 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ये 4 स्टेट हैं मैटर की। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज एनर्जी। द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, या फिर हम कह सकते हैं बेसिक टाइप ऑफ एनर्जी, 2 होती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से होती है। एंड द सेकंड इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की हाइट की वजह से होती है। जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी हाइट की वजह से जो हमें जो एनर्जी मिलती है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जीज के लिए यूनिट हैं जूल्स, ऑग्स, कैलोरीज। एनर्जी को हम जूल्स में, ऑग्स में और कैलोरीज में मेजर कर सकते हैं। इस और भी इसकी यूनिट्स हैं, ये जो है मेन यूनिट्स हैं। नाउ व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। Physics also have many branches. Some main branches are here. First one is the mechanics, second sound, third
atomic physics. Fourth, nuclear physics. Fifth is solid state physics. The first one branch is the mechanics. The definition of mechanics is that the study of motion of different objects, its causes and effects are called the mechanics. अब जो एक ऑब्जेक्ट होता है ना, उसकी मोशन, उसके कॉजेज और उसके इफेक्ट तो डिफरेंट होते हैं. अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट के डिफरेंट मोशन, डिफरेंट कॉजेज और डिफरेंट इफेक्ट्स होंगे. अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट के जो मोशन जो होती है, कॉजेज और इफेक्ट्स, इनकी स्टडी को हम कहते हैं मैकेनिक्स. मैकेनिक्स की फर्दर 2 ब्रांचेस हैं. फर्स्ट वन इज द काइनेमेटिक एंड द सेकंड इज द डायनामिक. The kinematics is the study of motion without reference of force is called kinematics. मीन्स कि एक ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है उसकी स्टडी विदाउट फोर्स के अलावा जो स्टडी होती है उसको कहते हैं काइनेमेटिक्स. एंड द सेकंड इज द डायनामिक्स, द स्टडी ऑफ मोशन विद रेफरेंस टू द फोर्स. एक ऑब्जेक्ट की स्टडी उसकी फोर्स के रेफरेंस के साथ जो स्टडी होती है उसको कहते हैं डायनेमिक्स. सेकंड ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इज साउंड. द डेफिनेशन इज दैट इट deals with the physical aspects of sound waves, their production, properties and applications. मीन्स के ये होती है साउंड वेव्स की स्टडी. साउंड वेव्स, उनकी साउंड की जो वेव्स होती हैं उनकी प्रोडक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस, इसकी स्टडी को हम कहते हैं साउंड. इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ इंटरफ्रेंस, बीट्स, स्टेशनरी वेव्स, रेडार, सोनार एटसेट्रा. मीन्स के इसमें जो होती है इंटरफ्रेंस की स्टडी होती है, बीट्स की स्टडी होती है, स्टेशनरी वेव्स की स्टडी होती है, रेडार और सोनार, इन चीज़ों की स्टडी साउंड वाली ब्रांच में होती है. द थर्ड ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इज द एटॉमिक फिजिक्स. द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स इज नाउन एज एटॉमिक फिजिक्स. फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम एटम जो होता है उसके प्रॉपर्टीज़ और उसके स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं उसको एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं. इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, एक्स-रेज एंड लेजर्स. इसमें जो होती है बोहर एटॉमिक मॉडल जो है उसकी स्टडी होती है. बोहर एटॉमिक मॉडल में ये कि जिसने बताया कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अपने खास ऑर्बिट्स में. इसमें जो स्टडी की है उसने वो है एटॉमिक फिजिक्स. और एक्स-रेज जब हम किसी के ऊपर बम्बार्ड करते हैं, बम्बार्ड करने से जो हम स्टडी करते हैं एक्स-रेज में वो भी है एटॉमिक फिजिक्स. और लेजर्स की स्टडी भी है एटॉमिक फिजिक्स. द फोर्थ ब्रांच इज द न्यूक्लियर फिजिक्स. It deals with the properties and behavior of nuclei and the particles within the nuclei. That's for proton and neutron जो न्यूक्लियाई के अंदर होते हैं. मीन्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं और न्यूक्लियाई में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी बिहेवियर की स्टडी को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स. अब जो न्यूक्लियाई में जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन, ये हो सकते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स. इनकी स्टडी को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स. इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, फिशन, फ्यूजन. रेडियो एक्टिव तौर पर डिके करने के लिए इन न्यूक्लियर फिजिक्स को यूज़ की, न्यूक्लियर फिजिक्स में इनको इसकी स्टडी की जाती है. फिर फिशन आ जाता है. फिशन में भी हम न्यूक्लियर फिजिक्स इन्वॉल्व है, इसकी स्टडी न्यूक्लियर फिजिक्स में की जाती है. फिर आ जाता है फ्यूजन.
फ्यूजन की स्टडी भी न्यूक्लियर फिजिक्स में की जाती है। एंड द 5th ब्रांच इज द सॉलिड स्टेट फिजिक्स। It is concerned with the structure and properties of matter in its solid form. मीन्स कि जो किसी हम सॉलिड फॉर्म में किसी मैटर के स्ट्रक्चर या उसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। मीन्स कि इसमें हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो सॉलिड की होती हैं उसको हम सॉलिड स्टेट ऑफ फिज़िक्स में पढ़ते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ये होगी फिज़िक्स की मेन ब्रांचेस। फिज़िक्स की और भी बहुत सी ब्रांचेस हैं जिनमें ऑप्टिक्स आ गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ गया, प्लाज्मा फिज़िक्स है, मॉलिक्यूलर फिज़िक्स है, हाइड्रोडायनामिक्स है और भी बहुत सारी ये ब्रांचेस हैं। तो फ्रेंड्स हम इन ब्रांचेस को भी देख लेते हैं कि ये ब्रांचेस कैसी क्या होती हैं इनकी, इनको फिज़िक्स में क्यों कहते हैं, इनके फिज़िक्स में क्या काम करती है, इनका फिज़िक्स में क्या रोल होता है। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा है ऑप्टिक्स। इट इन्वॉल्व्स द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट यूज और डिटेक्ट इट। इस ब्रांच में हम लाइट के बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, जिसमें इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन भी होती है जिसको हम यूज़ करते हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए। जैसे कि कैमरा, फॉर एग्ज़ाम्पल कैमरा, लेजर्स, ये आगे ऑप्टिक्स की एग्ज़ाम्पल, इनकी स्टडी होती है फिज़िक्स। एंड अब ये भी देखा कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ ब्रांच ऑफ physics. Electromagnetism is the interaction of electrically charged particles and the interaction of magnetic fields with electrical conductors. इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड होती है इनके इंट्रैक्शन होता है, उसकी स्टडी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फॉर एग्जांपल एसी जनरेटर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो हमने देखा प्लाज्मा फिजिक्स, सब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो देख लिया, तो अब हम देखते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स में ये है, इट इज़ द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीडियम ऑफ अनबाउंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स। जो अनबाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं न्यूट्रल मीडियम में, इलेक्ट्रिकली जो न्यूट्रल मीडियम होता है उसकी स्टडी को कहते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। फॉर एग्जांपल नियॉन साइंस, ये होते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। एंड द नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूलर फिजिक्स। मॉलिक्यूलर फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, द केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स एज वेल एज मॉलिक्यूलर डायनामिक्स। इसमें जो हम मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं और केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं एटम के दरमियान और मॉलिक्यूलर डायनामिक के दरमियान उसकी स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। फॉर एग्जांपल लेज़र जो होते हैं यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर फिजिक्स यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। लेज़र्स इज़ द एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर फिजिक्स। एंड द नेक्स्ट इज़ द हाइड्रोडायनामिक्स। The definition of hydrodynamics is that the study of liquid in motion. लिक्विड जब मोशन में होंगे उस वक्त उनकी जो स्टडी होगी उसको कहते हैं हाइड्रोडायनामिक। फॉर एग्जांपल वेदर पैटर्न में जब हम देखते हैं उसकी जो स्टडी करते हैं वो आती है हाइड्रोडायनामिक्स में। नाउ व्यूअर्स, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं फिज़िक्स में, यह हमने कुछ लिमिटेड ब्रांचेस डिस्कस की हैं। फिज़िक्स इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। मीन्स कि यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए फिज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये थी हमारी आज की वीडियो। चलो इसको थोड़ा सा हम समराइज़ कर लेते हैं।
सबसे पहले तो हमने साइंस के बारे में देखा, फिर साइंस की डेफिनेशन देखी और साइंस की हमने इम्पोर्टेंस देखी कि यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हमने देखा कि साइंस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमने साइंस को 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया। 19th सेंचुरी में हमने इसको डिवाइड किया। फर्स्ट ब्रांच जो थी हमने डिस्कस की बायोलॉजिकल साइंस एंड द सेकंड ब्रांच हमने जो डिस्कस की वो थी फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस के बारे में हमने ये कहा कि बायोलॉजिकल साइंस जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है और जो फिजिकल साइंस होती है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है। और बायोलॉजिकल साइंस की जो फंडामेंटल जो इसकी टाइप होती है वो उसको हम बायोलॉजी भी कह सकते हैं। फिर हमने देखा फिजिकल साइंस कि फिजिकल साइंस जो थी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी थी, जिसकी मज़ीद आके बहुत सारी ब्रांचेस थी, जैसे कि हमने देखा केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इसके अलावा भी जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये भी बहुत सारी मैथमेटिक्स वगैरह ये सारी फिज़िकल साइंस में आती हैं। हमने डिस्कस किया केमिस्ट्री और फिज़िक्स और हमने देखा जो केमिस्ट्री थी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल पार्ट थी किसकी, फिज़िकल साइंस के। फिज़िकल साइंस में फ़िज़िक्स बहुत इम्पॉर्टेंट थी, बेसिक लॉज प्रोवाइड करती है, थ्योरीज प्रोवाइड करती है यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने में। फिर हमने देखा जी बायोलॉजिकल साइंस की मज़ीद आगे 2 ब्रांचेस थी, बॉटनी और ज़ूलॉजी। बॉटनी में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है और बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी होती है और ज़ूलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनिमल्स की। बॉटनी और ज़ूलॉजी इम्पोर्टेंट और मेन ब्रांचेस हैं बायोलॉजिकल साइंस की। बायोलॉजिकल साइंस में जो बायोलॉजी आती है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ में, बायोलॉजी की इम्पोर्टेंट और मेन ब्रांचेस हैं बॉटनी और ज़ूलॉजी। फिर हमने देखा और बायोलॉजी की कुछ और जो मेन और इम्पोर्टेंट ब्रांचेस थी ज़ूलॉजी और प्लांटी वगैरह को, जिसमें हमने देखा इनको छोड़ के प्लांटी मीन्स के जो हमने देखी बॉटनी, ज़ूलॉजी और बॉटनी को छोड़ के हमने कुछ और मेन ब्रांचेस देखी, जिनमें हमने देखा कि हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी के बारे में देखा हमने, जिसको हम साइटोलॉजी भी कह सकते हैं। फिर हमने देखा पैलेंटोलॉजी। फिर हमने देखी इसमें जेनेटिक्स की ब्रांच, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स को अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होना। फिर हमने देखा यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखा। फिर हमने एनवायरमेंटल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, इसमें जो फ्रेश वाटर बायोलॉजी थी हमने फ्रेश वाटर बॉडीज़ के बारे में देखा फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। फिर हमने मेरीन बायोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। जो मेरीन बायोलॉजी था उसमें मेरीन लाइफ पाई जाती है, मेरीन वाटर में जो मेरीन लाइफ होती है, और मेरीन जो वाटर था जहाँ पे मेरीन लाइफ पाई जाती है, यहाँ पे मेरीन वाटर में सी वाटर और ओशियन वगैरह आ जाते हैं। फिर हमने पैरासाइटोलॉजी देखा। पैरासाइटोलॉजी में है पैरासाइट्स की स्टडी होती है, उनके लाइफ मोड के बारे में, उनकी ट्रांसमिशन के बारे में, होस्ट पैरासाइट्स के बारे में, यह हमने देखा पैरासाइटोलॉजी में। उसके बाद हमने देखा ह्यूमन बायोलॉजी कि ह्यूमन में मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी वगैरह वगैरह की स्टडीज़ को हमने देखा कि ह्यूमन बायोलॉजी में इनकी स्टडी की जाती है। और उसके बाद हमने देखा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स के कुछ टेक्नोलॉजी की यूज़ की मदद से कुछ एनिमल्स के लिए ह्यूमंस के लिए बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी की टर्म को यूज़ करके। और हमने लास्ट वन देखी पैरासाइटोलॉजी। अब यहाँ पे हमने ये जो ब्रांचेस देखी हैं, इन ब्रांचेस के अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमने सिर्फ कुछ ब्रांचेस डिस्कस किए हैं। और सारी ब्रांचेस जैसे कि हाँ एम्ब्रियोलॉजी होती है, एवोल्यूशन और जू जियोग्राफी आ जाता है, ये सब इसकी ब्रांचेस हैं, लेकिन हमने कुछ ही देखी हैं। सोशल बायोलॉजी, ये सारी बायोलॉजी में आती हैं। हमने कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांचेस जो थी वो डिस्कस की। सो वीवर्स, इनसे हमें ये पता चलता है कि बायोलॉजी जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
बायोलॉजी ह्यूमन की लाइफ को स्टडी करने के लिए, प्लांट्स की लाइफ को स्टडी करने के लिए, एनिमल्स की लाइफ को स्टडी करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। बायोलॉजी की मदद से ही साइंटिस्ट ने बहुत इंसान के बारे में, इंसान की डिजीज़ के बारे में जो होती है बहुत सारी डिस्कवरीज की और इनके इलाज दरियाफ्त किए, जिसकी वजह से डेथ रेट कम हुए और ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ साइंस की जो ब्रांच बायोलॉजी की स्टडी करने में। ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स और प्लांट्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसके बाद हमने देखा फिज़िकल साइंस। फिज़िकल साइंस में हमने कहा था कि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है। फिज़िकल साइंस में हमने जो डिस्कस किए हैं इस लेक्चर में, हमने 2 ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया है, एक फिज़िक्स और दूसरी केमिस्ट्री। हमने कहा कि फ़िज़िक्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिज़िकल साइंस में बहुत इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल साइंस के। इन तमाम ब्रांचेस में से जो फिज़िकल साइंस में आती हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिज़िक्स है। हमने देखा कि फ़िज़िक्स हमें यूनिवर्स को समझने के लिए, यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए बहुत हेल्प करती है हमारी। फिर हमने देखा फ़िज़िक्स की डेफिनेशन के बारे में। फ़िज़िक्स की डेफिनेशन में जो मेन करैक्टर आते हैं वो एनर्जी और मैटर था। हमने मैटर की डेफिनेशन देखी और इसके यूनिट्स देखे। फिर हमने एनर्जी देखा, एनर्जी की डेफिनेशन और उसके यूनिट्स देखे। फिर हमने मैटर में जो 4 स्टेट्स थी उनको भी देखा। उसके बाद हमने जो फिज़िक्स में जो आती है एनर्जी की 2 बेसिक फॉर्म्स देखी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हमने देखा फिज़िक्स की ब्रांचेस, जो इम्पोर्टेंट ब्रांचेस हमने डिस्कस किए। उनमें से जो फर्स्ट नंबर पे हमने इम्पोर्टेंट ब्रांच डिस्कस की है वो मैकेनिक्स थी। फिर हमने साउंड के बारे में डिस्कस किया। जो फर्स्ट नंबर पे हमने डिस्कस की मैकेनिक्स में हमने मज़ीद 2 ब्रांचेस डिस्कस की जिनमें काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स थी। सेकंड नंबर पे जो हमने ब्रांच देखी वो थी साउंड में इंटरफ्रेंस, बीट, स्टेशनरी वेव्स, डॉपलर इफेक्ट, रडार, सोनार वगैरह ये वाले देखे हमने साउंड में। फिर हमने देखा एटॉमिक फ़िज़िक्स में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि बोहर एटॉमिक मॉडल की स्टडी की जाती है एटॉमिक फ़िज़िक्स में, एक्स रेज, लेज़र्स वगैरह की एटॉमिक फ़िज़िक्स में स्टडी की जाती है। फिर हमने न्यूक्लियर फ़िज़िक्स देखा। उसके बाद हमने जो लास्ट 1 ब्रांच देखी है वो सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स थी। देन हमने केमिस्ट्री के बारे में देखा, केमिस्ट्री की डेफिनेशन को देखा। उसके बाद हमने बायोकेमिस्ट्री जो इसकी ब्रांच थी, इसकी ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया। जो फर्स्ट नंबर पे थी बायोकेमिस्ट्री, उसमें इसके एग्जांपल और डेफिनेशन देखी। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी। फिर हमने हाइड्रोकार्बन्स देखे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। फिर हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमने हाइड्रोकार्बन्स की जो ब्रांच थी उसके बारे में देखा और उसके बाद हमने इसका ओरिजिन देखा। हाइड्रोकार्बन में हमने फॉसिल फ्यूल्स की एग्जांपल के बारे में डिस्कस किया और उसके बाद जो हमने डिस्कस किया वो था एनालिटिकल केमिस्ट्री। जो एनालिटिकल केमिस्ट्री थी उसमें हमने तो सबसे पहले देखी इसकी डेफिनेशन। हमने कहा कि जो हम देखते हैं मैटर कितनी ज़्यादा तादाद में मौजूद है और कितना उसकी क्या क्वालिटी है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने 2 चीज़ों के बारे में देखा, क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी देखी। उसके बारे में हमने एग्जांपल ली वाटर की कि वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं ये बताते हैं वाटर की क्वालिटी के बारे में। फिर हमने देखा वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशो से मौजूद होते हैं ये हमें बताते हैं वाटर की क्वांटिटी के बारे में। और जो हमने उसके बाद देखी वो थी 5 नंबर पे ब्रांच जिसका नाम था फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में हमने फिज़िक्स ऑफ थ्योरीज एंड लॉज के बारे में देखा। हमने देखा कि इसकी डेफिनेशन के बारे में और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि हाइड्रोजन गैस जो होता है उसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है और सोडियम क्लोराइड जो होता है उसमें आयोनिक बॉन्ड होता है। एंड द 6th ब्रांच इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री।
हमने कहा कि इन्वायरमेंट की केमिस्ट्री को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। और यहाँ पे इसकी हमने डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल कोट की जो थी ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग डिफॉरेस्टेशन की वजह से होती है। और हमने फिर देखा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जिसका सेकंड नाम था अप्लाइड केमिस्ट्री, कि इंडस्ट्रीज प्रोसेस जो होते हैं उसकी स्टडी को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन देखी, फिर हमने इसकी एग्जांपल्स देखी कुछ, और लास्ट वन जो हमने देखी न्यूक्लियर फिजिक्स, कि न्यूक्लियस की केमिस्ट्री को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि जो एमिशन ऑफ अल्फ़ा बीटा और गेमा रेडिएशन होती हैं उनकी जो स्टडी करते हैं हम, वो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं। सो व्यूअर्स, हमने देखी केमिस्ट्री की ब्रांचेस भी कंप्लीट। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी केमिस्ट्री की ब्रांचेस। हमने पूरे लेक्चर को समराइज़ कर लिया, और हमें इस पूरे लेक्चर को समराइज़ करने के बाद और केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ने के बाद और ये सारा कुछ पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि साइंस जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइंस यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए, साइंस ह्यूमन को स्टडी करने के लिए, साइंस एनिमल्स को स्टडी करने के लिए, साइंस प्लांट्स को स्टडी करने के लिए, साइंस पूरी यूनिवर्स में हर चीज़ को स्टडी करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो व्यूअर्स, आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और आपको साइंस के बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको साइंस की ब्रांचेस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और आपने ये भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि साइंस कितनी इम्पोर्टेंट है हर एनिमल्स की, हर ह्यूमन की, हर प्लांट की और पूरी यूनिवर्स की लाइफ में साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं मज़ीद आपके लिए लेके आऊँगी आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। सो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए मज़ीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले लेने के लिए। एंड कीप सपोर्टिंग मी बिकॉज आई एम हेयर टू अर्न समथिंग एंड यू आर हेयर टू लर्न समथिंग। इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आपको ग्लैंड्स के बारे में, ब्रेन के बारे में और ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बताया था, और इसी तरह की मज़ीद और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट आपके लिए। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ रहें। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में, और किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको बताऊंगी किडनी प्रॉब्लम्स किस वजह से होते हैं, ये सब कुछ डिटेल से बताऊंगी। सो स्टे विद मी। और मुझे उम्मीद है आपको आज के लेक्चर में जो साइंस के बारे में जो कॉन्सेप्ट थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि साइंस क्या है, और साइंस की डेफिनेशंस के बारे में, और जो हमने मेन ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हमने जो केमिस्ट्री के बारे में, बायो के बारे में और फिज़िक्स के बारे में डिटेल से देखा वो आपको मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आम इन्फॉर्मेशन मिली वो ये है कि हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए, हमें अपने ट्रीज़ को बचा के रखना चाहिए। हमें जो अपने ट्रीज़ हैं जो कट गए हैं, जिनकी डिफॉरेस्टेशन हो गई है, वहाँ हमें दोबारा नए ट्रीज़ उगाने चाहिए ताकि हमारा माहौल साफ़ रह सके, ताकि फ़ज़ाई आलूदगी कम हो सके। और डिफॉरेस्टेशन का तो सबसे अहम मकसद वजह ये भी बनती है कि उससे जो ज़मीनी कटाव ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ज़मीनें बंजर हो रही हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन ख़त्म हो रही है। सो व्यूअर्स, डिफॉरेस्टेशन से अवॉइड करें। सो ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज़ टू क्लीन योर एटमॉस्फेयर। सो व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई कमेंट हो,
अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं समझ ना आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।